भीम नमो बुद्धाय। और आप सभी जानते हैं कि मैं धर्मचारी मंजू कुमार आपके साथ पिछले 12 साल से मैं यहाँ पे हूँ। और मेरे संपर्क में आके ही आप लोग संघ के संपर्क में आके आप लोगों ने मित्र की दीक्षा ली है। तो जैसे आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप मित्र बने या अच्छे बोध बनने के लिए आपने जो प्रयास किया है, इसका बहुत बहुत अनुमोदन करता हूँ मैं, क्योंकि आपके होने से ही मैं यहाँ पे हूँ। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं भी आपके सामने नहीं होता। तो आप लोगों की इच्छा से आप लोगों की दीक्षा हुई है, और आपके दीक्षा के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। और संघ भी आपके बीच में तभी आता है कि जब आप धम्मों को चाहते हैं। हर इंसान संघ में नहीं आता है। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास में बहुत सारे बौद्ध लोग हैं जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, लेकिन सभी लोग हमें अपने संघ में आकर प्रयास करते हुए, लेकिन वही आते हैं कि जिसको कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक सुख की चाहत होती है, तो कुछ तो भी जीवन में और गहरा जानना चाहता है कि जीवन क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, जीवन में सुख और दुख क्यों आता है, कैसे हम सुखी बने। ये सभी सवाल के जवाब जो है ये धम्म के पास में है। और धम्म के पास होने के कारण हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिसे हम संघ कहते हैं, कि जो आपको समझा सके कि आपने आपके सवाल को कैसे जानना चाहिए। जैसे कि हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर हमें समझाता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वैसे तो आधी प्रॉब्लम तो हम ही बता देते डॉक्टर को कि मुझे ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद में भी वो अच्छी तरह से समझाते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्यों हुई होगी, क्या कारण है, कैसे आपने प्रॉब्लम के साथ में लड़ना चाहिए, कैसे उसमें से बाहर आना चाहिए, कितने दिन में आप बाहर आओगे, क्या होगा, कैसे होगा। इन सभी बातों की आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, और साथ साथ में दवाई भी देते हैं। और उससे हमें विश्वास होने लगता है कि जो चीज़ मुझे पहले कुछ समझ में आई थी लेकिन बहुत कुछ नहीं आई थी, वो चीज़ें मुझे डॉक्टर ने समझाई। और जो समझदारी है वो हम लेके आते, डॉक्टर को लेके नहीं आते। हॉस्पिटल से हम डॉक्टर को साथ में लेके नहीं आते, लेकिन डॉक्टर ने बताई हुई जो समझदारी है, उनका ज्ञान है, उनका मार्गदर्शन है, उनकी दी हुई जो प्रिस्क्रिप्शन है, और उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि अभी मैं इस दुख से बाहर आ सकता हूँ, वो सब कुछ हम वहाँ से लेके आते हैं। और तब जाके हम घर में धीरे धीरे दवाई खाकर या अपने उस कारणों को या उस बातों को कम करते हुए जिसके कारण बीमारी हमारे भीतर आई है। अगर पानी से आई है तो पानी हम गर्म करके पीते हैं, खाने से आई है तो खाना हम अच्छी तरह से सोच समझ के सही टाइम पे खाते हैं। मतलब जिस भी कारण से बीमारी हमारे भीतर आई है, वहाँ पे भी हम सचेत रहते हैं, जागरूक हो जाते हैं। और जागृति के साथ हम जैसे जैसे हम प्रयोग करने लगते, दवाई खाने लगते, तो धीरे धीरे हम अपने दुख से बाहर आने लगते। तो बुद्ध भी इस प्रकार के डॉक्टर है, लेकिन उस समझदारी को समझाने वाले जो है वो संघ के लोग हैं या अनुभवी लोग हैं, कि जो आपको समझाते हैं कि बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, और संघ, और इसलिए हमें संघ की ज़रूरत है। और अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर से उन 3 प्रतिज्ञाओं को याद करें जब आप मित्र बने। किसको पता है 3 प्रतिज्ञाएं? मित्र की 3 प्रतिज्ञाएं अगर किसको पता है तो बोल सकते हैं। पहली प्रतिज्ञा कौन सी है? हाँ ठीक है, याद रखो, ये हमेशा याद रहना चाहिए। अभी यहाँ से अपने आप को संभाल लीजिए। मैं बौद्ध रहूंगा और DPMSC में ही मेरा सुधार होगा या उद्धार होगा। हाँ, पहली सही है, पहले आपने एकदम सही बताई। थोड़ा और दूसरी बताइए सही तरीके से। दूसरी प्रतिज्ञा किसको पता है? पहली प्रतिज्ञा सही बताई सिद्धार्थ ने कि मैं बौद्ध हूँ, बौद्ध रहूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा क्या है?
सचिन, परवेश, चंद्रशेखर जी, आप आपको बात करना है तो बात करें, नहीं तो अपने माइक को आप म्यूट कर दीजिए। अरे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से अरे माइक जो है, हाँ अभी समझ में आ गया ना, उसमें क्या बड़ी बात, बोलो। समझ। हाँ, उसी को ऑन करना है, उसी को ऑफ करना है, बंद करिए अभी। हाँ मंजीत जी, परवेश, पता है दूसरी प्रतिज्ञा? परवेश, हेलो। दूसरी प्रतिज्ञा मित्र की। हाँ सर, याद नहीं आ रहा है मेरे को। ठीक है, अभी याद रखो, अभी पता चलेगा तो। सचिन, नहीं, आप मुझे बता दे, अभी मैं कंटेस्ट कर लूंगा उसको। मैं सचिन, 2018 की बात सर वो। ऐसा था सर कुछ, त्रिरत्न बोध महासंघ में आने के बाद ऐसा है। गलत गलत, दूसरी प्रतिज्ञा बहुत सिंपल है। जो आप त्रिचरण के बाद में क्या करते हो? मैं पंचशीलों का पालन करूंगा। अरे वाह, याद आ गया सचिन को, सही है। दूसरी प्रतिज्ञा सही है कि मैं पंचशीलों का पालन करूंगा, ठीक है। और तीसरी जो है, ऑलमोस्ट सिद्धार्थ और सचिन दोनों ने बताई है, इसको भी स्पष्टता से समझिए कि मेरा आध्यात्मिक जीवन सुख संपन्न होने के लिए, विकास करने के लिए त्रिरत्न बौद्ध महासंघ पर मुझे विश्वास है। मेरे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए, मेरे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए, विकास के लिए त्रिरत्न बौद्ध महासंघ पर मेरा विश्वास है। मतलब आपकी उन्नति और आपका ही विश्वास, आपको ही उन्नति, आप खुद उन्नति करना चाहते हैं और आपको ही विश्वास हो रहा है इस संघ पे, जिस संघ से आपको कुछ मार्गदर्शन या आपको शिक्षा मिलेगी। अगर ये विश्वास है तो आप या मित्र बन के आप आगे जाने की संभावना आपके साथ में बन जाती है, जुड़ जाती है। और वहाँ से जो संघ पे अगर विश्वास है तो संघ आपके लिए क्या करता है। सभी अपना वीडियो ऑन रखें। संघ क्या करता है? अगर आपको विश्वास है तो क्यों विश्वास है आपको संघ पर, ये सवाल हमने पूछना चाहिए। पहली दो बात तो वो सामान्य है, वो आपके तरफ है कि आप बौद्ध बनना चाहते हैं, आप बौद्ध बनना चाहते हो, आपकी चाहत है कि आप बौद्ध हो, आप बौद्ध बनना चाहते हैं। पंचशील का भी पालन आपको ही करना है, जिसको आपको लाभ मिलना है, आपके परिवार को मिलना है। लेकिन संघ के साथ आपका क्या रिश्ता है, ये तीसरी प्रतिज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तीसरी प्रतिज्ञा को अगर आप समझते हैं तो आपका बोध होना और पंचशील का पालन करना और गहरा हो सकता है। नहीं तो जहाँ पे आप खड़े हैं, जहाँ से आपने शुरुआत की थी 2018 या 2024, आप वहीं पे खड़े रहोगे। साल तो बढ़ते जाएंगे लेकिन आप अंदर नहीं आ पाओगे। जैसे कि अभी हमें प्रतिज्ञा कुछ याद है, कुछ याद नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ हमें पता है। लेकिन हम संघ से क्यों जुड़ रहे हैं, क्यों विश्वास है हमें, क्या संघ क्या दे रहा है, संघ से हम क्या लेना चाहते हैं। अगर इस बातों पे अगर हमें स्पष्टता नहीं है तो फिर हम सही में जो तीसरी प्रतिज्ञा जो है वो पूर्ण नहीं कर सकते। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो आध्यात्मिक विकास है, आध्यात्मिक विकास मतलब क्या, जो विकास तो हम दो प्रकार से देखते हैं, एक भौतिक विकास, एक आध्यात्मिक विकास। अब एक भौतिक विकास में जो आपके पास में खाना पीना रहना, जैसे हम सुख कहते, भौतिक सुख कहते हैं, तो वो भौतिक सुख तो आपको धन कमाने से या बाहर जो आप प्रयास करते हैं उससे मिलने वाला है। वो संघ में आके आपको नहीं मिलेगा, वो विकास संघ आपको नहीं देगा। संघ के पास में वो सिस्टम नहीं है कि आपको कुछ पैसा देगा, आपके भूख की ज़रूरत पूरी करेगा, घर की ज़रूरत पूरी करेगा। वो तो आपका भौतिक विकास है, जो आप कर रहे हैं और वो सारा कुछ कर चुके हैं या हम करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भौतिक विकास है। आप आध्यात्मिक विकास की बात कर रहे हैं।
हाँ? जो भौतिक विकास में वो विकास आपको दिखाई नहीं देगा ना। भौतिक विकास से आध्यात्मिक विकास हो सकता है। भौतिक विकास मतलब आपका अंदर का विकास, आपके भीतर का विकास, आपके अच्छाई का विकास। जब हम आध्यात्मिक कहते हैं ना, तो भीतर व्यक्तिगत और आपके जो आपके व्यक्तित्व का विकास, जिसे हम हाँ, बाहर का विकास और अंदर का विकास। आध्यात्मिकता का मतलब क्या होता है? अंदर का विकास। अभी अंदर आप क्या हो, आप में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। बाहर हम कितने अच्छे हैं और बुरे हैं वो तो हमें पता चल जाता है। जब हम किसी को गाली देते हैं या किसी को हम गाली नहीं देते तो लोग जान जाते हैं कि तुम कैसे हो। और उससे हमारा झगड़ा भी होता है या फिर हमारी दोस्ती हो जाती है। लेकिन आप अंदर से कैसे हो, इसके अलावा भी आप में कितनी बुराई है और कितनी अच्छाई है। हाँ? और विकास का मतलब यह है कि जैसे कि हम कोई धन का या बाहर से जब विकास करते हैं तो विकास करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, आलस को छोड़ना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, मुसीबतों को झेलना पड़ता है, गाली भी खानी पड़ती है, धूप भी खानी पड़ती है, भूखे भी रहना पड़ता है। तब जाके आपके पास में पैसा, धन और भौतिक सुख आता है। ऐसे आता होगा तो बता दो, ऐसा कहीं से आता है क्या? उसके घर में आ सकता है कि जो पहले से जिसका जन्म ही श्रीमंत परिवार में हुआ है। अगर हम हमारी बात करें तो हर एक मनुष्य को जो है भौतिक सुख के लिए प्रयास निरंतर करना पड़ता है। उसी का नाम विकास है। विकास का मतलब यह है कि एक स्तर से दूसरे स्तर पे आना। अभी आप गरीब हो तो आप धीरे धीरे पैसा कमा रहे हैं, आपकी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं और आप गरीबी से ऊपर उठ रहे हैं। हाँ, आपके पास में कुछ सुख सुविधा नहीं है, धीरे धीरे आप आपके परिश्रम से, मेहनत से आप पैसा कमा रहे हो और आप ज़रूरत को पूरी कर रहे हैं और आप उस दुख से बाहर आ रहे हैं। उसको विकास कहते हैं। हाँ, जो हम भौतिक जीवन में हम देखते हैं वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी। हाँ, जब हम अंदर के जीवन की बात करते हैं और उस अंदर के जीवन को समझाने वाला जो संघ है वो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ। हाँ, अगर जैसा आपको बाहर विश्वास है कि आपको पैसा कमाने से ही धन मिलेगा, मेहनत करने से ही धन मिलेगा, तभी तो आप मेहनत पे विश्वास रखते हो ना। हाँ, तभी तो आप मेहनत करते हो। अगर आपको विश्वास ही नहीं है कि मैं कमा सकता हूँ या मैं अपने भौतिक जीवन को अच्छा कर सकता हूँ तो आप नहीं करोगे। क्योंकि वो समाज और संसार की वो एक ढांचा है। हाँ, कि जहाँ पे आपको आपके ज़रूरत के लिए, आपके भौतिक सुख और विकास के लिए आपको वो करना ही पड़ेगा। उस पर आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी जाके उस मेहनत से आपको सुख और भौतिक आनंद मिल सकता है। वैसे ही जब हम आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं और आध्यात्मिक विकास आपका यहाँ पे होगा, ये आपकी दृढ़ इच्छा है। हाँ? आपकी इच्छा होने से आप विश्वास रख रहे हैं। अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो आपका विश्वास भी नहीं होगा। और मुझे लगता है इसी के कारण हम संघ में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे। हमारी इच्छा एक तो कम है, या इच्छा होने के बाद हमें संघ पे पूरा विश्वास नहीं है कि जो संघ आपके लिए एक सिस्टम बना के आपके सामने खड़ा है। आपको लगता है कि नहीं, ये संघ ठीक है, लेकिन हम और किसी और जगह पे हम ढूंढ रहे हैं। हाँ, जिससे भी अच्छा हो। हम वेट कर रहे हैं, हमें लगता है कि अभी नहीं, बाद में। तो ये जो अवस्था जो है, तो कि जब हम विश्वास और अविश्वास की बात करते हैं, जैसे हम शंका कहते हैं बौद्ध धर्म में, विचिकित्सा कहते हैं। विचिकित्सा का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि ये सही है फिर भी उसके तरफ नहीं जाना, मतलब विचिकित्सा है। मतलब आप डिसीजन नहीं ले पाते। आपको पता है, पता नहीं है वहां तक तो आपको अज्ञान है, जब आपको बिल्कुल पता नहीं। लेकिन जब आप संघ के साथ पिछले 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से आप हैं,
और आपको त्रिशरण भी पता है, पंचशील भी पता है, ध्यान भी पता है, सब कुछ आप कुछ न कुछ जान रहे कि जो पहले आपके पास में जानकारी, अभ्यास और आपका अनुभव नहीं था। लेकिन आज आपके पास में जानकारी भी है, अनुभव भी है, फिर भी आप यहाँ से डिसीजन नहीं ले रहे। आप विश्वास के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसका मतलब संघ की जो पद्धति है वो उस पर आपका विश्वास नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं अनडिसीजन, अनिर्णायक जो आपका मन है। वो आपके अनुभव के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता है। जैसे कि अगर हम भौतिक जीवन में देखते हैं कि अगर आप काम पे जाना चाहते हैं, आपको पता है कि काम पे जाने से मैं पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन आप नहीं जा रहे हैं, आप बहाना कर रहे हैं। आप बहाना कर रहे हैं कि बारिश आ रही है, ये है, वो है, कठिन है, मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा अगर आप बहाना कर रहे हैं तो आपको एक तरफ तो जाना ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ आपका बहानेबाजी ये कह रहा है कि मैं नहीं जाऊँ तो भी चलेगा। तो नहीं जाओगे तो क्या होगा? एक तो उस दिन का आपको पैसा नहीं मिलेगा, या नौकरी से निकाल जाओगे, या फिर आपको जो धन से जो काम करना है उसका आप उपयोग नहीं कर पाओगे। एक तरफ आपको विश्वास है, लेकिन दूसरी तरफ आपका अविश्वास है। आप सुबह उठ के नहीं जा पा रहे हैं, तो उसमें आपका आलस हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। वैसे ही संघ के बारे में भी हमारा ऐसे ही है। अगर हम कहते हैं कि मेरा आध्यात्मिक विकास होने की इच्छा से, क्योंकि जॉब करना भी आपकी इच्छा है, पेट में भूख है, वही तो आपको बोलता है कि मुझे इच्छा है काम करने की। अगर पेट में अगर भूख ही ना लगे तो आपकी इच्छा भी नहीं होगी मुझे काम पे जाना है। अगर आप काम पे जा रहे हैं तो आपका जो भूख जो है या आपकी जो ज़रूरत जो है वो आपको क्या कर रही है? मोटिवेट कर रही है, प्रेरित कर रही है, और उसके कारण आप काम पे जा रहे हैं। तो धम्म में अगर हम नहीं जा पा रहे हैं, संघ में अगर हम उस प्रकार से इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये है, अगर आपको भौतिक जीवन में समझ में आ रहा है तो इसमें भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि उसमें और इसमें मन कुछ अलग नहीं है, सिर्फ विषय अलग है। मन तो वही है। मन जिस प्रकार से वहाँ पे अगर आपको समझा रहा है कि नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके सिवा मेरा कोई पर्याय नहीं है, क्योंकि वो मेरी इच्छा भी है और ज़रूरत भी है और मेरा सुख भी है, क्योंकि वहाँ पे जाने से ही आपको धन मिलेगा और उसी से आपका पेट भरेगा और आपका परिवार सुख संपन्नता से जी पाएगा। वैसे ही संघ में हमें क्यों नहीं लग रहा है? इसका मतलब हम संघ के प्रति इतने विश्वसनीय नहीं है। हमें कहने के विश्वास में वो कमी है, या उस संघ के साथ जो प्रवृत्ति है, संघ की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम इग्नोर कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, और जितना पोस्टपोन करेंगे उतना ही हमारा आध्यात्मिक विकास रुक जाएगा। क्योंकि इस आध्यात्मिक विकास होने के लिए संसार में कोई ही मार्ग नहीं है। अगर आपके जीवन में संतुलित और संपूर्ण अगर सुख चाहिए, भौतिक और आध्यात्मिक, संसार में दो प्रकार का सुख है, एक भौतिक सुख है और एक आध्यात्मिक सुख है। भौतिक सुख किसी भी मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 5% सुख दे सकता है, उसकी लिमिटेशन है। भौतिक सुख की जो लिमिटेशन जो है वो काउंटेबल है और वैश्विक है। वो ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा देगा और किसी को कम देगा। उसके 5 से 10% की फ्रीक्वेंसी है, शायद उससे भी कम हो सकती है। 5 से ज़्यादा परसेंटेज कोई भी भौतिक चीज़ या भौतिक विकास जो है मनुष्य को सुख नहीं दे सकता है।
मतलब अगर हमें हमारे जीवन में सिर्फ 5% ही सुखी रहना है तो फिर हमें भौतिक सुख में ही पड़े रहना चाहिए, आध्यात्मिक सुख की हमने अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा 5% सुख जो है, हाँ, इसमें और 5% और 5% और 100% बने तो 90% सुख की संभावना आध्यात्मिक जीवन में है। और एक बात कि जो आपका 5% जो आपने भौतिक सुख आपको चाहिए और सुख का आनंद लेना है, वो सुख का आनंद भी आप उस भौतिक जीवन में रह के ले नहीं सकते जब तक आपके पास में आध्यात्मिक सुख नहीं आएगा। उस 5% का भोग भी अगर आपको करना है ना, जो आपने धन कमाया है या आपने जो भी भौतिक जीवन में उन्नति की है, उसका भी अगर आपको सुख का भोग करना है, सुख तो आपने प्राप्त कर लिया, घर बना दिया, हाँ, आपने अच्छा पैसा कमा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी भोग करने की बारी आएगी, उसका मुझे आनंद लेना है, तो उसका आप आनंद नहीं ले पाओगे, क्योंकि मन इतना बेचैन है, इतना भयभीत है, इतना द्वेषी है, हाँ, कि उस सुख का भी हम भोग नहीं ले सकते। अगर उस सुख का भी अगर हमें भोग लेना है, तब भी हमें आध्यात्मिक सुख का अनुभव या आध्यात्मिक सुख का जो मार्ग है, उसको हमें ढूंढना ही पड़ेगा। आप अभी ढूंढो या बाद में ढूंढो, हर मनुष्य को आध्यात्मिक सुख की ज़रूरत है और तभी मनुष्य का जीवन पूर्ण होता है। अभी आजकल विश्व में जो सुख की परिभाषा की जा रही है, वो भौतिक सुख के साथ आध्यात्मिक सुख की परिभाषा की जा रही है, मन के सुख की बात की जा रही है। बुद्ध ने तो उस समय बता दिया था कि सुख क्या है, हाँ? लेकिन भौतिक जगत में ज़्यादा भरोसा या ज़्यादा जो अमाउंट देखा जाता था, भौतिक सुख को देखा जाता था, लेकिन अभी लोगों का दृष्टिकोण बदल गया है वैश्विक स्तर पे। देखिए, वैश्विक स्तर पे अभी मन के सुख की बात की जा रही है। अगर आप मन से सुखी नहीं है तो सभी भौतिक सुख को प्रमाणित नहीं कर सकता। तो अगर हम इस प्रकार से भी देखें कि हम आध्यात्मिक जीवन में आगे जाने के लिए हमारा जो प्रयास है, वो कितना विकास के तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो विकास के तरफ जाने के क्या पहलू हो सकते हैं, और संघ ने जो दी हुई जो सिस्टम है उसको हम कितना समझ रहे हैं और कितना उस पर हम विश्वास रख के उसका उपयोग कर रहे हैं। तो कुछ बातों के बारे में हम सभी को पता है, उसका मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, और इसलिए मैंने आपको पहले ही पूछ लिया था कि आपकी दीक्षा एक संघ की सिस्टम है, पहली बात जो आपने ली है। दूसरी जो बात है संघ के सिस्टम में, वो है अभ्यास, हाँ, जो मिनिमम से और एडवांस और फिर निरंतर वो एडवांस होते जाता है। अगर आपका मिनिमम बेसिक अभ्यास है, ये भी संघ की ज़रूरत है। संघ में आपको भीतर आने के लिए और आध्यात्मिक आपका जो जीवन है, आध्यात्मिक सुख है, उसको आप पहचानने के लिए आपका मिनिमम अभ्यास आपने जो किया है, क्योंकि आपके कुछ रिपोर्टिंग से भी पता चला है कि आप जब संघ में आते हैं तो आपको कुछ न कुछ दृष्टि प्राप्त होती है, अपने तरफ देखने का दृष्टि बदल जाती है, अपनी बुराई की तरफ है, अपने अच्छाई की तरफ है। हम जो अच्छा बुरा जो करते हैं वो भी हमें समझ में आने लगता है, जिसमें हम शील की बात हो, दान की बात हो, या हमारे द्वेष पे काम करने की बात हो, ये सभी बातें आप लोगों ने की है और इसका आपके पास अनुभव भी है। और ये अनुभव इसलिए आपके पास में आया है क्योंकि आपने संघ में रह के कुछ अभ्यास किया है, कुछ बातों को आपने जाना है, ध्यान किया है, संपर्क किया है। तो ये आपका जो बेसिक जो आपको अनुभव हो रहा है आध्यात्मिक जीवन का, किसके कारण बताइए, पूछिए अपने आप से, तो आपको लगेगा कि मैं संघ के संपर्क में आने से मुझे मिला है। ये संघ की सिस्टम है। अभी थोड़ा हम और आगे आते हैं। अगर और आगे आते हैं तो आपके लिए संघ जो है विशेष प्रकार के शिविर रखते हैं, है ना।
ये सब संघ का आंतरिक रूप है। जैसे कि हम भौतिक रूप में भौतिक विकास देखते हैं, कि हमारा घर अच्छा होना चाहिए, हमारे पास में पैसे अच्छे होने चाहिए, हमारी पत्नी अच्छी होनी चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे होने चाहिए, हमारे पास में गाड़ी होनी चाहिए, या ये सभी बातें जब हम भौतिक जीवन में देखते हैं तो ये सभी बातों से हमारा भौतिक जीवन सुख संपन्न होता है। वैसे ही जब हम आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक संघ की हम जब बात कर रहे हैं, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की, तो उसमें भी ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं। सिर्फ दीक्षा लेने से और सिर्फ थोड़ा अभ्यास कर लेने से, जान लेने से वो संघ आपको पता नहीं चलेगा। वो संघ का जो, अगर आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब एक ऊंचाई पे पहुंचना, उसको विकास कहते हैं। ठीक है, हाँ? एक ऊंचाई की तरफ पहुंचना। विकास का मतलब सिर्फ किनारे पे आके खड़े हो जाना, वो विकास नहीं है, वो तो शुरुआत है। अगर आपने उसी को विकास समझा है और मान लिया कि नहीं भाई इतना ही ठीक है, तो फिर वो विकास की परिभाषा नहीं है। मतलब आपने विकास के लिए आप आए नहीं। अगर विकास के लिए आए हैं, अगर आपको तीसरी प्रतिज्ञा आपको टच हो रही है कि मैं विकास के लिए आया हूँ, तो मेरा विकास किस गति से आगे जा रहा है? नहीं जा रहा है तो कहीं तो भी रुका हुआ है। और रुकने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं हम संघ के उस अ, पद्धति को या उस बात को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, या ग्रहणशील नहीं है, या वहाँ पे जाकर हम अपने आप को वेरीफाई नहीं कर रहे। जब हम सेंटर के संपर्क में आते हैं, विहार के संपर्क में आते हैं, और विहार में आके आप अपने आप को जांचते हैं कि मैं कैसा हूँ, ध्यान से है, अभ्यास से है, उसको आपको पता चलने लगता है कि मैं कहाँ पे सही हूँ, कहाँ पे गलत हूँ। वही आध्यात्मिक विकास है। आध्यात्मिक विकास मतलब क्या है? कि आपके स्वभाव की पहचान होना कि मैं कैसा हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कैसे हूँ, मेरा सुख और दुख क्या है। इसकी जैसे जैसे हमें पहचान होने लगती है, उसको हम जैसे जैसे जानने लगते हैं, वो आध्यात्मिक विकास है। और उसके लिए हमें, जब हम सामान्य क्लासेस में जाते हैं या मित्र क्लास में जाते हैं, तो वहाँ से कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें समझ में आती है, जिसमें फिर भवचक्र की बात की जाती है, मन के बारे में बताया जाता है, शिलों के बारे में बताया जाता है, ध्यान के बारे में बताया जाता है, बाबा साहब की बताई हुई जो 22 प्रतिज्ञा है, धम्म क्रांति, उसके बारे में बताया जाता है। और उस चीज़ों से हम अपने आप को वेरीफाई करते हैं। मतलब वो हमारी एक प्रकार की मेडिसिन है। मतलब हमारी बीमारियों को दूर करने का वो एक मार्ग है। जब उसको हम सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और उस पर थोड़ा हम चलने का प्रयास करते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस होने लगता है कि नहीं, ध्यान करने से मुझे अच्छा लग रहा है। अभी अच्छा लगने का मतलब क्या है? कि कहीं ना कहीं आपकी जो बुराई है उस पर काम हुआ है, तभी आपको अच्छा लग रहा है। जो आपको ध्यान से आपको वो मिला है, लेकिन उतना मिलना ही विकास नहीं है, वो तो शुरुआत है। तो जब हम विकास की बात करते हैं कि मुझे इस संघ में विकास करने के लिए मैं आया हूँ, और उस पर मेरा विश्वास है कि ये संघ मेरे विकास के लिए पूरी मदद करेगा, तो संघ के जो दूसरे जो पहलू है उसको भी हमें जानने की ज़रूरत है। और उसमें जैसे मैंने कहा कि अभ्यास के साथ में जो मित्र अभ्यास है, उस मित्र अभ्यास के लिए हमें जो हमारी शिविरें है, उस शिविरों को करना, उस विषय के संपर्क में आना, उस जगह पे जाकर पे शिविर करना कि जो जिस जगह पे बहुत सारे मित्र इकट्ठा आते हैं, धम्मचारी इकट्ठा आते हैं, अलग अलग तरीके से हमें विषय को समझाया जाता है, बताया जाता है, और तब जाके हमारे उस कुछ बातों की जो धारणा है, कुछ पूर्वग्रह है, कुछ हमारे भीतर की जो नासमझी है अपने लिए औरों के लिए, वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। अगर हम एडवांस अभ्यास में अगर नहीं जाते हैं, तो हमारी धारणाएं वही के वहीं पे वैसी ही रहेगी। और धारणा क्या करती है कि हमें ब्लॉक कर देती है, हमारे आध्यात्मिक विकास को रोक देती है, हमारी सोच को रोक देती है, हमारी जो दृष्टि है उसको आगे बढ़ने नहीं देती है। अगर हम अभ्यास के लिए शिविरों को अवॉइड करते हैं, शिविरों के बारे में अगर हम ऑनेस्ट नहीं रखते, शिविर के प्रति हम संवेदनशील नहीं होते, हमारा प्लानिंग नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा आध्यात्मिक विकास वहीं पे रुक जाता है। अभी हम आते मूल बात पे, जिसके बारे में हम आज मिल रहे हैं, वो है संघ कुल की स्थापना करना। अब ये संघ कुल क्या है? जैसे हम इंग्लिश में चैप्टर कहते हैं,
चैप्टर और संग कुल जो है, जैसे कि हम बॉडी की एक बात करते हैं कि हमारा शरीर है, शरीर किससे बना है? अलग अलग अंगों से बना है। इस अलग अलग अंग के भीतर भी जो है एक सेल होता है ना, जिसे हम सेल्स कहते हैं। हजारों लाखों मिलियन सेल से हमारी बॉडी बनी है। वैसे ये संघ जो है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मतलब आज 45-50 देशों में एक काम कर रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी अनेक प्रांतों में अनेक शहरों में काम कर रहा है। और उसमें जो भी संघ मेंबर है या संघ के जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है, उसमें उसके उसके स्वरूप को हम एक बहुत बड़े वृक्ष के रूप में देख सकते हैं। लेकिन उस वृक्ष के भीतर जो सेल है उससे बड़ा वृक्ष बनता है। तो चैप्टर क्या है? इस संघ का छोटा स्वरूप है। हम्म? जिस संघ में हम जीना चाहते हैं या जिस संघ में हम आगे चल के प्रवेश करने वाले हैं, जैसे कि मित्र बन के आपने प्रवेश किया है, ये बिगिनिंग वाला प्रवेश है। जब आप मित्र से जब धम्मचारी की प्रक्रिया में आके धम्मचारी बनते, तो ये वो संघ के भीतर आने की प्रक्रिया है। वो विकास का एक और एक ऊंचा बिंदु है। वो भी संपूर्ण विकास नहीं है, ये प्राथमिक बिंदु है। और धम्मचारी बनना एक ऊंचा बिंदु है। वहाँ से रियल विकास शुरू होता है। जो हम संपूर्ण विकास की हम बात कर रहे हैं, बुद्ध होने की जो बात कर रहे हैं, वो धम्मचारी के परिणाम कारक शरणगमन के बिंदु से ही वो आगे संपूर्णता के तरफ या एक संपूर्ण विकास की तरफ जाता है, जिसे हम विकास की परिभाषा कर रहे हैं। जो हमारी अच्छाई है पूरी अच्छाई में परिवर्तित हो जाती है, जितनी भी हमारी बुराई है पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है और फिर से वापस नहीं आती। कोई बीमारी जब वापस आती है, इसका मतलब उस बीमारी का कारण अभी भी पड़ा है। हमें द्वेष कम आ रहा है, लेकिन कभी कभी आता है और कभी कभी ज़्यादा आता है, क्योंकि उसका रूट जो है हमारे भीतर पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम पूरी तरह से विकसित हो जाते तो फिर उस समय बिल्कुल द्वेष नहीं होता है, सिर्फ मैत्री और मैत्री होती है। उसका नाम विकास है। हाँ, उस जगह पे पहुंचने के लिए हमें जो आपका प्राथमिक बिंदु है जहाँ से आप मित्र बने, और आपका दूसरा जो बिंदु है आपको धम्मचारी के दीक्षा तक जाना है, उसके बीच में जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी ज़रूरत है वो आपके मित्र क्लास, जो आपका अभ्यास है, और आपका शिविर, और तीसरी और महत्वपूर्ण जो बात है वो आपका चैप्टर पूरी करता है। चैप्टर एक प्रकार से आपके साथ में आपके जैसे लोगों को ही इकट्ठा करता है। जैसे कि अभी मैं आपके बीच में आया हूँ ये सिर्फ बताने के लिए, लेकिन जब आपका चैप्टर आप शुरू करोगे और आपका चैप्टर में आप मिलोगे, उसमें आप लोग ही रहोगे। वो मित्र से बनाया हुआ मित्रों के लिए, मित्रों के खुद के संवाद और चर्चा करने के लिए वो चैप्टर बनाया जाता है। जैसे कि धम्मचारी का चैप्टर होता है, उसमें सिर्फ धम्मचारी होते हैं, उसमें मित्र नहीं आते हैं। वैसे ही जो मित्र कुल हम बात कर रहे हैं, ये वही धम्मचारी के चैप्टर का ही एक छोटा सा रूप है, जहाँ पे आप खुद 4-5-6 लोग इकट्ठा आकर आप आपके धम्म जीवन के बारे में और गंभीर होते हैं और ग्रहणशील होते हैं। एक दूसरे की आप मित्रता बढ़ाते हैं, आपके ध्यान के अनुभव को आप शेयर करते हैं। आपका कुछ अभ्यास है, उसमें कुछ कमजोरी है या कुछ आप लोगों ने अभ्यास करके कुछ बातें आप शेयर करना चाहते हैं, तो आपकी शेयरिंग होती है। मतलब एक प्रकार से आप संघ को जी रहे हैं। जिस संघ के लिए आप बोले कि संघ पे मुझे विश्वास है कि जो मेरा विकास होगा, ये विकास का अनुभव है। एक प्रकार से आप प्रयोग कर रहे हैं अपने मित्रों को मिल के, उसके दुख सुख को जान के, उसके दुख सुख को जान के आप अपने सुख दुख को जब बताओगे, तो उससे आपको एक प्रकार से मार्ग मिलेगा, बाहर आने की प्रेरणा मिलेगी। हाँ, आपके भीतर जो अच्छाई है वो अच्छाई आने के लिए आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। नहीं तो क्या होता है कि आप अगर सिर्फ आप सुनते रहो, हाँ, तो सुनने से सिर्फ आपका एक अंग विकसित हो सकता है, लेकिन आपको अपने जैसे लोगों के बीच में आपके मैत्री बढ़ जाए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, आपका जो बात करने का तरीका बदल जाए, आपका संवाद करने का आपके पास में स्किल डेवलप हो जाए, तो ये सबसे बड़ी बात है।
और इसके लिए आपका संगकुल, मतलब आध्यात्मिक और उन्नति के लिए जितना मित्र क्लास या मित्र शिविर करना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी आपका संगकुल की स्थापना करना। पहली बात, स्थापना करने में 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। मैंने बताया कि क्यों स्थापना करनी, इसके बारे में आप क्लियर हो गए। और कुछ सवाल है तो बाद में पूछ सकते हैं। अभी इसमें कौन व्यक्ति आ सकते हैं और आपको ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ी मैं बात करता हूँ। बाद में फिर आपके तरफ से भी कुछ सवाल जवाब है, उसको लेके हम आगे जा सकते हैं। इसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो आपके साथ जुड़ने वाले मित्र चाहते हैं इस प्रकार से हम संगकुल बनाएं। अभी यहाँ पे हम 6 लोग हैं और हम 6 लोग चाहते हैं कि हम बार बार इकट्ठा आए, बार बार इकट्ठा आए। तो बार बार इकट्ठा आने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो हमारे संगकुल का नाम हमें देना पड़ेगा, ठीक है, उसके बारे में हम सोचते हैं। दूसरी बात, हमें कौन कौन मित्र इसमें पार्टिसिपेट होना चाहते हैं उसकी हम लिस्ट डाउन करते हैं। इसके अलावा जो हम यहाँ पे बैठे हुए और बाकी भी अगर कोई मित्र है वो आना चाहते हैं तो उनको भी आप वेलकम कर सकते हैं, और नहीं आना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है। अगर वो संकुल में आगे आके नहीं आना चाहते हैं तो नहीं भी आ सकते। अगर नहीं आएंगे तो उनका विकास वहीं पे रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। संघकुल से ही आप आगे जा सकते हैं। तीसरी जो बात है, आपका जो टाइम और आपका डेज आपको फिक्स करना है। ये उसकी एक प्रकार से बाह्य स्ट्रक्चर है, जिससे हम कह सकते हैं कि जैसे कि हम कोई संस्था बनाते हैं, तो हमें लोगों की ज़रूरत होती है ना, टाइमिंग की ज़रूरत होती है, ताकि हम उस जगह पे उस टाइम पे हम मिल सकें। तो ये आपकी ख़ास ज़रूरत है, जिसके बारे में आप लोग अभी डिसाइड कर सकते हैं। मेरे बात होने के बाद कुछ आप लोग बात कर सके उसको डिसाइड कर सकते हैं। पहला है तो नाम, टाइम और डेट और प्लेस, ठीक है। इस चीज़ों को आप एक बार पहले डिसाइड करिए 2-3 महीने के लिए, और बाद में उसको आप नाम के अलावा बाद में चेंज कर सकते हैं। नाम आपको चेंज नहीं करना है, बाकी आपका टाइम है, डेट है और प्लेस है ना, आपके सुविधा के अनुसार आपको ही उसको चेंज करना है अगर आप चाहते हो तो। अगर आपको लग रहा है कि सुविधाजनक नहीं है टाइम सभी के लिए, तो आप अंदर आप डिसीजन लेके आप उसको चेंज करना है। ये उसका फॉर्मेट है संकुल बनाने का, जिसमें आपको अभी डिसाइड करना है। और अंदर क्या करना है, अभी हम अंदर की बात करते हैं। जब आप इकट्ठा आओगे या आपका संकुल की मीटिंग आप स्टार्ट करोगे तो क्या करोगे? तो सबसे पहले उसमें जो आपका कुल सभापति है वो आपको चूज करना पड़ेगा, जिसे हम लीडर कहते हैं। कि आपके उस संघ कुल को एक प्रकार से लीड करने वाला मेन, और उसके लिए भी आप टाइम पीरियड डिसाइड कर सकते हैं कि 3 महीना आप करो, 2 महीना आप करो, 2 महीना आप करो, जो भी आपके मित्र है आप खुद ही डिसाइड करना है। और सभी को चांस आए इस प्रकार से आप उसको 2-2 महीने का भी जिम्मेदारी देके उसको आप डिवाइड कर सकते हैं कि भाई इस महीने 2 महीने के आप कुलपति हो, ताकि ये जो मेंटेनेंस है, किसका मेंटेनेंस, एक तो कब और कहाँ पे करना है, रिमाइंडर देना है, और मीटिंग को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज करना है और उसको स्टार्ट करना है। वो मीटिंग होनी चाहिए इस प्रकार से, आपको इंटरेक्टिव रहना है लोगों से, जो आपके मित्र है, जो चैप्टर के मित्र है, उनसे आपको इंटरेक्टिव रहना है। 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आप रिमाइंड दिला सकते कि भाई यहाँ पे हम मिलने वाले हैं और हमें इस प्रकार की पूर्व तैयारी करके आना है, जो भी आप लोगों ने मीटिंग में डिसाइड किया होगा। तो वो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है, जो कुलपति रहेगा। बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी है, एक दूसरे को हम रिमाइंड ज़रूर कर सकते, लेकिन उसकी मेन जिम्मेदारी रहेगी
हाँ, 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, हाँ, ताकि आप आपके चैप्टर को या कुल को एक प्रॉपर गाइडेंस देके, मोटिवेशन देके आप शुरुआत करने के बाद में वो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आपका मित्र डे या मित्र कुल की मीटिंग शुरू होती है, तो वही जो कुलपति है वही लीड करेगा, और वो लीड करने के लिए उसको और 3-4 लोगों की ज़रूरत है। हाँ, वो तो संचालन कर सकता है, वो सभी को वेलकम कर सकता है या सभी को इनवाइट कर सकता है, लेकिन बाद में अंदर क्या करना है? हाँ, अंदर वो करना है कि जो अभी हमने किया है। क्या किया हमने? एक तो त्रिशरण किया, पंचशील किया, या बुद्ध पूजा का भी हम संगायन कर सकते हैं। हमने ध्यान किया, है ना? हाँ, तो इसको आप उसी ही समय जो भी लोग इकट्ठा आए हैं उनको आप बांट सकते हैं, या पहले से आप डिसाइड कर सकते हैं नेक्स्ट मीटिंग के लिए कि भाई नेक्स्ट मीटिंग के लिए कौन क्या करेगा। नहीं तो फिर उसी ही समय में जो कुलपति है वो सबको पूछ सकता है कि भाई किसको क्या करने की इच्छा है, या फिर वो भी गाइड कर सकता है कि भाई तुम ये करो, तुम ये करो, अगर आपके पास में कुछ चॉइस है कि इसने ये करना चाहिए, ताकि उसका उस फील्ड में इम्प्रूवमेंट हो। हाँ, ताकि सभी को सब चांस मिले, ध्यान करवाने का भी चांस मिले, पूजा लेने का भी चांस मिले, या और लास्ट में जो आपका आभार विधि है वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाँ, आभार विधि का मतलब 3 जिम्मेदारी जो है आपको अपने मित्रों में बांटनी है। जब आप ध्यान करवाते हैं या पूजा लेने के बाद, और एक आपके पास में स्पेस है आपका, अगर 2 घंटे का आपने स्पेस डिसाइड किया, 2 घंटे के लिए अगर हम मिलते हैं, तो 2 घंटे के समय को आपको डिवाइड करना है। जो आपका पहला जो 10-15 मिनट रहेगा वो आपका एक प्रकार से वो फेस रहेगा जिसमें आपकी पूजा और थोड़ा ध्यान वगैरह आप कर सकते हैं आधा घंटे का। और उसके बाद में जो ध्यान होने के बाद जो आपका समय है 1.5 आवर, उसमें आपके मित्रों की रिपोर्टिंग करानी है। अभी रिपोर्टिंग करने में शुरुआत में हो सकता है कि आपको बहुत ही लाइटली रिपोर्टिंग करनी है, जितना हो सके आप मिनिमम खुला करिए, और धीरे धीरे अगर आपको लगता है कि आपके मित्र के बारे में आपको बहुत कम जानकारी है, जो आपके इसमें आ रहे हैं, सिर्फ नाम और इससे जान रहे, उनकी लाइफ को भी अगर आप जानना चाहते हैं, तो नेक्स्ट मीटिंग में आप डिसाइड करें कि हम सभी जो मित्र हैं आप अपनी लाइफ स्टोरी को कम्युनिकेट करेंगे जितना हो सके। और एक मीटिंग के अंदर अगर सभी का लाइफ रिपोर्टिंग, जिसे हम लाइफ स्टोरी कहते हैं या बायोग्राफी कहते हैं, अगर नहीं हो पा रही है, तो 2-2 मित्रों का, 3-3 मित्रों का भी आप उसमें रिपोर्टिंग दे सकते हैं, ताकि एक बार अगर पूरी रिपोर्टिंग हो जाती है तो फिर आप उस बंदे को, उसकी फैमिली है, उसके इश्यूज है, उसका एजुकेशन है, उसका जो भी लाइफ का एक पूरा एक बायोग्राफी है आपके ध्यान में रहेगा, तो आपकी मित्रता और ज़्यादा क्लोज हो सकती है। नहीं तो क्या होता है कि हम सिर्फ मित्रों का नाम और जगह से जानते हैं, बाकी हम उतने उससे परिचित नहीं होते। तो आप आपके रिपोर्टिंग को और बेहतरीन करने के लिए, हाँ, आप कुछ सप्ताह, हाँ, एक रिपोर्टिंग और आपकी जो लाइफ स्टोरी को आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो 1-2 महीना अगर आप ऐसा करते हैं 2-3 मीटिंग में, तो आपकी जो फ्रेंडशिप काफ़ी क्लोज हो सकती है। हाँ, और उसके बाद आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट मीटिंग में क्या करना है, हाँ, उसको कोई भी सुझाव दे सकता है। जो कुलपति है उसके तरफ से सुझाव आ सकता है कि भाई हमने अभी तो हमारा सब कुछ ये हो गया है, तो अभी हम नेक्स्ट टाइम से हम किसी एक विषय का ज़्यादा डीप रिपोर्टिंग करेंगे या स्टडी करेंगे, जैसे कि मेडिटेशन। हाँ, कि मेडिटेशन में सही में क्या होता है, हाँ, कैसे न्यूरन आता है, कौन सा न्यूरन आता है, क्यों आता है, तो इन बातों का रिपोर्टिंग करके आप उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ, जो जो विषय आपके वीक है और जिस विषय पे आप और गहराई में जाना चाहते हैं, तो उसका कुछ आपके पास नोट्स है, कुछ आपके पास में किताब है, या कुछ मित्र अगर उस पर अगर प्रिपरेशन करके आना चाहता है कि नहीं मैं बात करूँगा इस विषय को लेके, तो उस मित्र को भी आप चांस देके कुछ 15-20 मिनट उनसे बात करके बाद में उस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो आपको खुद सोचना है कि आपके डेवलपमेंट के लिए आपके मित्रों में क्या चीज़ें हैं और कैसे आप एक दूसरे को स्पेस दे सकते हैं या एक दूसरे को आप मोटिवेट कर सकते हैं।
ताकि आपका चैप्टर जो है एक प्रकार से क्या कहते हैं लाइव फील हो। सिर्फ आके सुन जाना, सुन सुन के चले जाना, हाँ भाई चैप्टर किया है क्योंकि ये हमारा पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ है। लेकिन ऐसा नहीं है, पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ। अगर आप जियोगे तो आपको 2 घंटे में इतनी एनर्जी मिलेगी, इतना आपका खुलापन होगा, इतना आपसे भीतर से कुछ न कुछ लगने लगेगा, कुछ तो भी निकल रहा है और कुछ तो भी नया इनपुट हो रहा है। जो बोलते हैं ना कि एक नया इंसान होने का जो अनुभव जो है, हाँ, वो आपको चैप्टर में से आ सकता है, जो अभी तक आप लोगों ने मिस किया क्योंकि आपने अभी तक उस पर गंभीरता से लिया नहीं। प्रयास तो किए हैं लेकिन सफल नहीं हुए। मुझे लगता है कि आज अगर हम सफल होते हैं तो जो मैंने बातें बताई है इसका आपको ज़रूर एहसास होगा, क्योंकि जब मैं खुद मित्र था तो हमारे सामने में बहुत सारे चैलेंजेस थे। कुछ समय हमारा काफ़ी अच्छा रहा जब तक हमारे पास में जगह थी, हमारा सेंटर थोड़ा सही चल रहा था। लेकिन जब सेंटर में कुछ इश्यूज़ आए, हमारी जगह हमसे छूट गई, तो मिलना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता था। और दूर दूर से मित्र आते थे, हाँ, सब मित्र मतलब छूट रहे थे चैप्टर्स में आना, लेकिन हमने उसको बनाए रखा। क्योंकि जो लीडर होता है, जो कुलपति होता है, जो चाहता है कि भाई हमारा चैप्टर ही हमारा आगे ले ले जाने वाला फोर्स है, भले 3 हो, 4 हो, 5 हो, हाँ, तो हमने अपने चैप्टर को कैसे बनाए रखना है। तो सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन सभी में वो स्किल नहीं होती है। जिम्मेदारी सभी की, ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही है। लेकिन अगर आप में से अगर किसी में भी वो स्किल है, तो उस स्किल का इस्तेमाल करें। मतलब छोड़ मत दीजिए एक दूसरे को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी परिस्थिति ऐसी आती है कि इंडिविजुअल फिर वो अपने आप को छोड़ देते हैं और आगे नहीं आ पाते हैं। वो थोड़ी भी दिक्कत आ जाती है, जैसे कि टाइम की दिक्कत है, डिस्टेंस की दिक्कत है, परिवार में कुछ सेम सेम समय में समस्या आती है, तो हम कमिट करके भी नहीं आ पाते। फिर भी हम कैसे मित्रों को मोटिवेट करें, अभी नहीं हुआ तो चलो नेक्स्ट टाइम, इसमें नहीं हुआ तो चलो ऑनलाइन मिलते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अगर हम एक दूसरे की ज़रूरत है और जो वीकनेस है उसको समझ के अगर हम जितना हो सके अगर रेगुलर करें और कुछ बातें अपनी मित्रता के साथ में अगर आगे जाए, तो हम काफ़ी अच्छी तरह से हमारा आप लोग अपना चैप्टर रन कर सकते हैं। तो भीतर का भी ये चीज़ है कि आपको क्या करना है, इसके बारे में भी आपको पता चल गया है। और मुझे लगता है कि सभी ने लिख के रखना चाहिए। सचिन, मैं तुम्हारी डायरी देखने वाला हूँ, ठीक है? और सभी की डायरी मुझे आप व्हाट्सअप करोगे कि जो मुद्दे मैंने बताए हैं सही में अगर आपके दिमाग में है अभी तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो बाद में नोट डाउन करिए, क्योंकि आपके पास में चीज़ें लिखित होगी तो आपको याद भी रहेगा और पता चलेगा कहाँ पे अगर हम नहीं कर पा रहे तो इसमें क्या करने की ज़रूरत है। अन्यथा चीज़ें भूल जाती है और फिर हम बोलते हैं यार ऐसा तो नहीं था, ऐसा क्यों करें? अरे भाई, ऐसा इसलिए करना है क्योंकि उसी से सही हो सकता है। आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, उसकी कुछ प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से जो कुछ आपकी मित्रता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग है, हाँ, उसके अनुसार आपको चैप्टर को रन करना है। आपकी क्षमता के अनुसार आपके रिपोर्टिंग है, आपका स्टडी है, आप खुद अपना स्टडी ले सकते हैं। हाँ, कभी कभी अगर आपको लगता है कि किसी ब्रह्मचारी को आपको इनवाइट करना है किसी विषय को और गहरा समझने के लिए, तो आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं, या फिर बाकी और भी जिससे आप ब्रह्मचारी जो आपको लग रहे हैं कि जिस विषय में वो आपके लिए अनुकूल है, आपको लगता है कि उनका गाइडेंस आपके लिए अनुकूल हो सकता है, तो ऐसे ऑर्डर को भी आप इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन बहुत रेयर, वो कोई कंपलसरी नहीं है। वो आपकी ज़रूरत है अगर आपको ऐसा उचित लगता है तो। लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ ऑनलाइन का जो चैप्टर रहेगा उसमें मैं आपके साथ में रहूँगा, लेकिन ऑफलाइन के चैप्टर में आपको खुद ही अपने आप को इन्वॉल्व करना है, ताकि मैं आप लोगों की कुछ रिपोर्टिंग से ऐसा कुछ सुनूंगा और मुझे लगेगा कि आप लोग सही डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो शायद फिर मैं ऑनलाइन में भी आपके साथ में नहीं रहूँगा। आपको ही आपका आईडी क्रिएट करना है, जैसे कि सचिन ने आज किया है। तो जो भी कुलपति रहेगा वो खुद वो सीखेगा, नहीं सीखता है तो सीख लीजिए, ताकि आप गूगल मीट का आप ही उसको
क्रिएट करोगे और आप ही शेयर करोगे और आप ही फॉलोअप करोगे अपने उस मित्र को जो मित्र के आपके चैप्टर में मित्र है उतने मित्रों को ही। और जो भी टाइम है ऑफलाइन के लिए और ऑनलाइन के लिए तो उसको आप रेगुलर कर सकते हैं। मेरे तरफ से सजेशन, अगर मैं नाम के बारे में बताता हूँ, मैं अभी सजेशन देता हूँ आपके लिए टाइम और नाम, उसमें अगर आप ठीक है तो उसी प्रकार से आप नाम सोच सकते हैं और फाइनल भी कर सकते हैं। अभी तो मैं नाम सूचित करना चाहूँगा कि आप आपके नाम कुल का नाम बोधिचित्त संघकुल रख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी का सुझाव है तो अभी दीजिए, ताकि आप आपके नाम से एक प्रकार से आप उसको क्या कहते हैं, स्पष्ट हो सके। कुछ सुझाव है इसके नाम पे और कुछ पैरल दूसरा नाम आप सोचे आपके दिमाग में है, क्योंकि इस नाम को फिर बार बार बदला नहीं जाएगा। जो भी आपका अनुभव है, लगता है कि और दूसरा नाम, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। जो पहले से किसी ने रखा होगा हाँ वो रिपीटेशन नहीं चलेगा। तो क्या इस नाम से आप पसंद करना चाहोगे इस नाम को, बोधिचित्त? परवेश, सिद्धार्थ, अपना माइक ओपन करके आप उसको। ऐसा सही है। और मैं हाँ, अगर सिद्धार्थ सहमत है? सर ये नाम रिपीट सर रिपीट है? सर मैं ये अगर ये नाम रिपीट ना हो तो ये नाम ठीक रहेगा। नहीं, आपने रिपीट सुना है क्या? मैंने तो नहीं सुना अभी तक। यूपी में चित्त कुल संघ नहीं, मैंने भी नहीं सुना अभी तक। यूपी में किसी का नहीं है। सिद्धार्थ जी ठीक है। आपने सुना क्या? मैंने नहीं सुना। अगर नहीं है तो फिर ये बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, अगर मैं वही कह रहा हूँ, अगर ठीक है ठीक है रिपीट नहीं है तो ये सही है, बिल्कुल अच्छा ठीक नाम है। संजीव बराबर है? संजीव जी जी सर ठीक है। सचिन और इससे जी सर ठीक है। ठीक है, चलो। तो अभी ये नाम आपके डायरी में आप लिख लीजिए कि आपके संघकुल का नाम आपको किसी को भी बताना है, या अपना जो ये मैंने नाम बोधिचित्त कुल संघ। हाँ, संघकुल, अच्छा उल्टा कर दिया मैंने। बोधिचित्त संघकुल, संघकुल को ही चैप्टर बोलते हैं, ठीक है। बोधिचित्त चैप्टर भी बोल सकते हैं या संघकुल भी बोल सकते हैं, ठीक है। जी अभी हम आते हैं कि आपका टाइम कितने फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ बलजीत जी और परवेश जी और सचिन नहीं था, लेकिन दोनों मिलकर हमने कुछ पिछले मीटिंग में हम मिले थे सेक्टर 3 में, तब सोचा था कि आपका सेकंड संडे और फोर्थ संडे, अगर संडे सभी को अवेलेबिलिटी है उसमें अब आप चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेकंड संडे और फोर्थ संडे अभी टेम्पररी आप सोच सकते हैं, बाद में इसको अगर आपके अनुकूलता के अनुसार आप इसको आपके कमिटी में आपके अंदर आप उसको चेंज कर सकते हैं। संडे मुझे लगता है कि ये टाइम सभी के लिए सूटेबल है। मेरा एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि संडे की जगह अगर सैटरडे में करना सेकंड हाफ के बाद तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, सभी बताइए, वो तो आपको ही डिसाइड करना है, मैं तो इसमें कुछ। संडे मेरी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होगी, तो बताइए। सर ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन ऑफलाइन। सर ऑफलाइन में मेरा तो कोई भी दिन चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है बलजीत जी, हाफ सेकंड हाफ सैटरडे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड हाफ लिख लीजिए, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे लिख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे, और ड्यूरेशन भी लिख लीजिए 3 से 5 या 4 से 6, जो भी आपका टाइम सूटेबल होगा उसमें आप चेंज कर सकते हैं। अगर परवेश को आके वापस जाना है तो 3 से 5 रखिए ताकि वो वापस जा सके, ठीक है ना? ठीक है। और एक ऑनलाइन का फिक्स करिए थर्ड सैटरडे।
तो इसमें क्या होगा कि अगर आपके ऑफलाइन में से अगर एक भी किसी का मिस हो जाता है तो 2 तो अटेंड हो ही जाएगा। ठीक है सिद्धार्थ? इसमें चांसेस है ओके। कि किसी का अगर ऑफलाइन में एक मिस हो जाता है तो फिर भी आपके 2 महीने में एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन क्लियर हो जाएगा। ठीक है। मतलब आपको ज़्यादा ये भी नहीं रहेगा कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है? हाँ बिल्कुल। आपके लिए टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी इससे आपका मतलब महीने में 3 चैप्टर रहेगा। हम्म, मतलब 2 ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। क्योंकि मेरा हुआ ना, दोनों बार मैंने हाँ करा था आने के लिए, पर हाँ हाँ, संडे की इसलिए वजह से इसलिए तो कह रहा हूँ मैं, रास्ता। और आपके जैसे बाकी लोगों का भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है? तो ये 3 आपके डेट्स हैं। ड्यूरेशन 2 आवर्स, 3 to 5, उसको भी आप मेंशन कर लीजिए। 2 ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑनलाइन में मैं चाहूँगा कि मैं कुछ समय के लिए रहूँ आपके साथ में। अगर कुछ 2 आपके चैप्टर में क्या हुआ है थोड़ा कुछ आप उसको कुछ गाइडेंस चाहिए 2-3 महीने, तो मैं आपके साथ में रहूँगा और उसके बाद फिर मैं नहीं रहूँगा। मतलब आप अपने आप ही चैप्टर को फिर बाद में रन करना है। और ये हो गया, टाइम हो गया। अभी अभी जगह, स्थल के बारे में डिसाइड करिए। अभी स्थल के लिए परवेश ने भी बात किया था, और शायद सिद्धार्थ भी वही साइड में रहता है, तो मोरना जो है वो प्लेस सही है, या उसके अलावा उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं जो मैंने हाँ गाइड। सर, एकदम 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 सही जगह है वो। हाँ, वो साइलेंट वो भी मेरे है, लिए भी। आपके लिए सेफ भी हाँ। है, और हमारी एक एक्टिविटी भी एक वहाँ पे लाइव हो जाएगी। ठीक है? उसके अलावा भी आप अगर लग रहा है कि सिद्धार्थ के अगर वो चाहता है घर पे रखना और जगह है, तो वो आपके चैप्टर को घर पे भी कॉल कर सकता है। ठीक है? और लगता है कि सचिन को उसके तरफ बुलाना है, वो आपको मीटिंग में डिसाइड करना पड़ेगा, तो वो अपने मेडिटेशन सेंटर में बुला सकता है। समझ में आए? तो आपके पास में 3 जगह है। तो संजीव के लिए भी पास में रहेगा मोरना। ठीक है? समझ में आया? तो अनिल के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, अनिल भी इधर आ सकता है, एक तो एक उधर जा सकता है। सचिन और अनिल दोनों एक ही बाइक में उठ के उधर से आ सकते हैं। सचिन सुन रहे कि नहीं? जी सर। अनिल सुन रहा है कि सो गया? सुन रहा हूँ सर जी। हाँ, लिख के भी रखो डायरी में। मैं मांगने वाला हूँ क्या क्या बताया मैंने और क्या तुमने लिखे है। ठीक है सर जी। हाँ, याद करके लिख लो। सचिन को फ़ोन करके पूछ लेना क्या बताया मैंने, अगर उसने लिखा होगा तो। नहीं तो वो मुझे फ़ोन करके पूछेगा। तो आपका क्या क्या डिसाइड हो गया, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। नाम डिसाइड हो गया, आपका डेट और टाइम डिसाइड हो गया, कितने बार मिलना है ऑफलाइन और ऑनलाइन। ठीक है? आपका टाइम डिसाइड हो गया, 2 to 5 मिनिमम। उससे आप ज़्यादा भी मिलना चाहते हो तो आप टाइम ले सकते हैं, और आप पे डिपेंड करता है। और कहाँ कहाँ मिलना है, आपके पास में 3 प्लेसेस है। हाँ, एक तो मोरना तो है ही, मोरना का विहार हो सकता है, या फिर अगर वहाँ पे अगर आपको सुविधा नहीं तो बलजीत जी के घर में भी मिल सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे मिलना चाहोगे। सिद्धार्थ का घर हो सकता है, अगर वो चाहता है और जगह है तो कोई फर्जियात नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर वो सर्कुलर करना चाहते हैं कि कोई गार्डन वगैरह होगा आसपास में सिद्धार्थ जहाँ पे रहता है, हो जाएगा, कोई दिक्कत हाँ, तो उससे क्या होगा कि एक आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा प्लेस और फैमिलीज और लोगों के साथ में, इसलिए आपको आप सर्कुलर कर सकते हैं। हो सकता है कि नहीं। परवेश घर भी भी, अगर अपने घर की तरफ बुलाता है और आप जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, एक प्रकार मेरा से। घर भी, और मेरे पड़ोस में एक स्कूल है जो दोपहर बाद खाली हो जाता है, तो वो भी अपना हाँ हो हाँ जाएगा। हाँ। तो परवेश भी चाहता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं परवेश के घर पे भी जाना चाहिए, पास में ही रहता है, ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो आप उसके लिए भी आप टूर बना सकते हैं। और सबसे अच्छा है फिर, सभी जगह आपको लग रही कि
इसको भी एक्सप्लोर किया जाए मेडिटेशन सेंटर को, तो सचिन है, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी ना हमारे पास में जगह का प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंग जो हमारे पास में स्पेसेस है, ना हमारे पास टाइम, क्योंकि टाइम भी और डे भी हमने अपने हिसाब से चूज़ किया है। हाँ, हमारे पास में 3 ऑप्शन है, 3 अपॉर्चुनिटी है, और सभी को तीनों पे भी प्रेजेंट रहने का 100% प्रयास करना है। लेकिन अगर आपका संभावना कुछ है, नहीं हो पा रहे, तो आपको पहले से इंटीमेट करना है। हाँ, और रिपीटेशन नहीं होना है कि मैं नहीं आऊँगा कल के पहले, रिपीटेशन आपका कम से कम हो। अगर कोई रिपीट कर रहा है कि मैं नहीं आ रहा हूँ, ये है वो है, तो थोड़ा उसको और ज़्यादा पूछने का प्रयास करें कि क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत क्या है। सिर्फ उसको ऐसा ही मत छोड़िए, क्योंकि आपका मित्र है, तो आपको पूरी तरह से उसको जानने का प्रयास करें क्या उसकी समस्या क्या है, ताकि उसको आप हो सकता है कि उसका मन नहीं कर रहा हो तो मोटिवेट करोगे तो आ जाएगा, दूसरी शायद दिक्कत नहीं भी हो सकती है। तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप आपके मित्रों को कैसे रेगुलर आपके चैप्टर में लेके आए। उसका एक प्रकार से आकर्षण होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। जैसे कि हम ये संघ में आने का आपकी इच्छा, आपके आध्यात्मिक विकास के लिए आपको इकट्ठा आना है। जैसे कि हम कुछ देखो ना, धार्मिक जितने भी एक्टिविटीज़ होती है, मतलब बौद्ध धर्म की तो होती है, लेकिन उसके अलावा बाकी धर्म की अभी एक कावड़ चल रहा है, कितना उनकी श्रद्धा है, कितना उनका आकर्षण है। लोग किसी बाबा को मिलने के लिए जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, कितना उनका आकर्षण होता है, कहाँ से कहाँ जाते हैं लोग, आप कल्पना नहीं कर सकते। और सिर्फ जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उसमें पैसा नहीं जाता है, पैसा भी जाता है, शरीर भी जाता है, दिमाग भी जाता है, सब कुछ जाता है, फिर भी वो उधर ही जा रहे हैं क्योंकि उनका आकर्षण है। तो वो भले उसमें विकास है नहीं है रे, हम देख पा रहे हैं, लेकिन उनके लिए तो एक वही चीज़ है। तो जब हम आध्यात्मिक विकास अगर आपको लग रहा है कि संघ में मेरा हो सकता है, उस उसको आपने देखा है, तभी आपने मित्र की दीक्षा लेके आपने तीसरी प्रतिज्ञा ली है। तो फिर अभी आपका ही दायित्व है कि भाई मैं कैसे उसके साथ में जुड़ूँ, जो मेरे लिए संघ ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निर्माण की है। अगर हम क्लास के अलावा भी अगर हम बात करते हैं, संघकुल आपने जो बनाया है, तो उसमें आपकी आने की चाहत अगर बनती है, तो निश्चित आपका विकास आपको 110% दिखाई देगा कि आप सही में उसमें से आपको आगे जाने का जो मार्ग है वहाँ से खुला हो जाता है। तो ये बातों को लेके मुझे लगता है कि हम सभी अभी स्पष्ट हैं। और एक बात मैं यहाँ से और आगे की बात करना चाहता हूँ। जब आपका जो भी आप मित्र है, इसके अलावा 1-2 मित्र और आपके पास में आने की संभावना है, जो ताराचंद जी शायद वो आपके संगोकुल में आ सकते, लेकिन उनका कुछ दिक्कत रहा होगा नेटवर्क में, इसलिए वो ऑन ऑफ होके वो नहीं जुड़ पाए। सचिन, उनका फ़ोन करके बता देना, ठीक है, कि ऐसा ऐसा टाइम, ऐसा ऐसा डेट, ऐसे ऐसे जगह पे हमारा संगोकुल इस प्रकार से बना है, ताकि उनको भी जानकारी जाए। उसके इस संगकुल में जो भी अगर जुड़ना चाहते हैं उसको आप जोड़िए शुरुआत में, क्योंकि अभी भले आप पुराने हैं, लेकिन अभी भी आपका और एक स्टेप आगे आना है, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है, इसलिए साथ में रहिए। जैसे हमारी संख्या बढ़ जाती है 2-3 महीने में, जितनी है उसके अलावा भी 2-3 बढ़ जाते हैं, तो फिर उसको हम स्प्लिट कर देंगे। और स्प्लिट करने का एक कारण रहेगा कि आप में से जो मित्र जीएफआर के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, जीएफआर के लिए जो अप्लाई करेंगे, अभी क्यों और कैसे करना है वो बाद की इसमें हम 1-2 आप लोगों के चैप्टर होने के बाद में मैं बात करूँगा, और उसका क्राइटेरिया क्या है, और उसमें आपको आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका समय है और आपका पैसा। देखिए, जब हम आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं तो सभी प्रकार के त्याग की ज़रूरत है, क्योंकि विकास ऐसे ही जीवन में नहीं होता है, आपको त्याग करना ही होता है, और त्याग से ही किसी चीज़ को हम प्राप्त करते हैं। फिर वो भौतिक सुख हो, भौतिक उन्नति हो, या आध्यात्मिक सुख हो और आध्यात्मिक उन्नति हो। सिर्फ चाहने से हम विकास नहीं कर पाते हैं। चाहने के साथ हमारा जो 3 जो चीज़ है, एक तो आपकी चाहत,
जिसको हम कहते हैं कि आपका सोच होना चाहिए कि मुझे वो चाहिए। दूसरा है आपके पास में टाइम। अभी टाइम तो सभी का 24 आवर्स है। हाँ, फिर वो जॉब कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, सबके पास 12 घंटा है। 12 घंटे के अंदर 360 या 36 360 ही दिन होते हैं ना साल के, उतने ही दिन है। ठीक है, उससे ज़्यादा तो कोई दिन है नहीं। और जो महीने के बाद में महीना, साल के बाद में साल आता है, तो हर समस्या से घिरा हुआ ही आता है। ऐसा कोई महीना, ऐसा कोई साल नहीं है कि जहाँ पे समस्या नहीं है। हाँ, कि समस्या हमारे परिवार की हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, हर जगह पे समस्या है। कोई भी दिन, कोई भी समय, कोई भी महीना बिन समस्या से आपके सामने आने वाला नहीं है। उसी समय में से, उसी ही महीनों में से, उसी ही सालों में से हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए हमें समय निकालना है। और जब हम समय और हमारी सोच निकालते हैं तो इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर आपको वहाँ से अगर जीबीयू आना पड़ेगा तो पेट्रोल तो डालना पड़ेगा। हाँ, हवा में तो उड़ के नहीं आ सकते। ठीक है, अगर सचिन को भी मोड़ना आना पड़ेगा तो पेट्रोल तो डालना पड़ेगा ना। हाँ, तो धन की भी आवश्यकता है। और धन की आवश्यकता सिर्फ आपके व्हीकल के लिए ही नहीं, बल्कि आपको एक जगह से अगर दूसरे जगह पे शिविरों में जाते हैं तो शिविर का जो आपका जो मैनेजमेंट है, जो खर्चा करने का जो हमारी आवश्यकता है, हाँ, या फिर कुछ जो जीएफआर टीम के लिए जो कुछ उनको फंड की ज़रूरत है, क्योंकि उनका जीवन भी हमारे ही फंड पे आधारित है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए ही अपना जीवन समर्पित किया है। वो अगर 24 आवर्स काम कर रहे हैं तो किसके लिए? आप लोगों की दीक्षा या हमारी दीक्षा, मतलब आध्यात्मिक सुख को और संपन्न करने के लिए वो बैठे हुए हैं। हाँ, तो उनकी जो ज़रूरत है और उनकी ज़रूरत के अनुसार हमारे तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन उनको हम दे सकते हैं या जाना चाहिए, हाँ, उसकी भी एक वहाँ पे प्रक्रिया चलती है। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को, मतलब तीनों स्तर पर हमें स्पष्टता के साथ में हमारी जो पूंजी है, हमारा जो धन है, हाँ, जैसे हम भौतिक सुख के लिए हम उपयोग करते हैं या बचत करते हैं, वैसे आध्यात्मिक सुख के लिए भी आपको बचत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास में इतना पैसा नहीं है। जब आपको खर्चा करना होगा तो आपको पहले से आपके सोच में ये रखना पड़ेगा कि भाई मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए कम से कम मैंने 100-200 रुपया निकालना चाहिए। और 100-200 रुपया अगर ऐसा निकलता है तो आपकी हर एक ज़रूरत जो है आपके साल में पूरी हो सकती है। हाँ? तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारा जहाँ पे भी इनबैलेंस रहेगा, आपकी इच्छा है लेकिन आपके पास में समय नहीं है, आपके पास में समय है और इच्छा भी है और पैसा नहीं है। सर एक सवाल है। हाँ जी। सर हम जीएफआर में थे पहले, मैं और सिद्धार्थ जी दोनों जने थे। कब जीएफआर में कब हमारे अप्लाई कुछ किया? जी जीएफआर में कब अप्लाई किया आप लोगों ने? परवेश जी, इस पे हम जरा बाद में बात करें। अच्छा ठीक है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि ये बातें मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि ऐसी कोई भी बात मेरे पास में हो और आपको पता ना हो, या संघ में बताई गई हो और आपके तक पहुँची नहीं हो। अगर ऐसी बात रहती है तो कहीं ना कहीं आपको भी संभ्रम हो सकता है कि यार पहले तो ऐसा नहीं था, अभी पहले से ही ऐसा ही था। लेकिन आपको धीरे धीरे वो बताया जाता है। हाँ, जैसे जैसे आप आगे आते हैं वैसे वैसे वो चीज़ें संघ की तरफ से भी आपके लिए आगे आती है। हाँ, तो इस प्रकार से जो हमारी जो क्षमता है, अगर हम सही में आध्यात्मिक विकास करने के लिए अगर हम कटिबद्ध है, तो आध्यात्मिक विकास समझिए एक प्रकार से वो आपकी शिक्षा है, और शिक्षा बिन पैसे से नहीं हो सकती। और बिन पैसे से जो शिक्षा होती है ना, वो प्राथमिक शिक्षा होती है। उच्च शिक्षा बिन पैसे से नहीं होती। कितना भी गरीब होगा, कितना भी धनवान होगा, उसको उच्च शिक्षा में पैसा खर्चा करना ही पड़ता है। बिन पैसे से आपको उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं होती। तो आध्यात्मिक शिक्षा क्या है? उच्च शिक्षा है, और इतनी उच्च है कि भौतिक जीवन में हम शिक्षा जो लेते हैं उससे भी कई गुना उच्च है। तो उसमें अगर हमें
जो धन की, समय की और हमारी इच्छा की ज़रूरत है, वैसे इसमें भी ज़रूरत है। इसमें अगर आप प्लानिंग से अगर आगे जाओगे और आपकी श्रद्धा के साथ उसको अगर आप महसूस करोगे, तो आपको इस मार्ग पे चलना सरल होगा। नहीं तो क्या होगा कि हमेशा हमारे सामने जो ज़रूरत है वो एक समस्या बन के आ जाएगी। हमारे सामने ज़रूरत है वो समस्या बन के आ जाएगी, और एक बार की समस्या बन के आ जाती है तो फिर वो उसमें से हम बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि हमने कभी भी ऐसा अपने आप को तैयार ही नहीं किया होता है कि भाई ये जो जिस मार्ग पे मैं जा रहा हूँ, इसी मार्ग पे जाने के लिए मुझे इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है, और ये हमें सक्षम करना ही पड़ेगा। जितनी आपकी इच्छा सक्षम है, उतना ही आपका समय का मैनेजमेंट भी आपका सक्षम होना चाहिए। समय के साथ में आपका जो आर्थिक है, जो जितनी ज़रूरत आपके विकास के लिए जो ज़रूरत हो सकती है, उसके लिए भी हमारा प्लानिंग है, आर्थिक नियोजन है, हमें रखना पड़ेगा, ताकि हम तीनों चीज़ों को मिल के हम सही अर्थ में आध्यात्मिक विकास की तरफ आगे बढ़ सके, जिसको हम जीफार कहते हैं। जीफार का मतलब शरणगमन की प्रक्रिया के भीतर जाना। अभी हम शरणगमन के मित्र बने हैं, जुड़े हैं, भीतर नहीं जा पा रहे। जुड़ना और भीतर जाने में फ़र्क है। हम जुड़े हुए हैं, हम शरणगमन से जुड़े हुए हैं। प्रक्रिया में भीतर जाने के लिए हमें इन तीन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें प्रयास करना पड़ेगा, ताकि जहाँ पे भी हमारा असंतुलन है, जब भी हमारी कमजोरी है, उस कमजोरी पे हमें काम करना पड़ेगा। और कमजोरी पे अगर हम काम करते हैं, और उसके लिए हमें संघ कुल की ज़रूरत है, ताकि हमारी कमजोरी पे हम काम कर सकें। जैसे कि अगर किसी को समय की समस्या है, तो समय के अनुकूल आप कुछ चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर किसी को इच्छा में कुछ कम ज़्यादा हो रही है, तो आप एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। अगर किसी को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ रही है कुछ आध्यात्मिक जीवन के लिए, तो आप एक दूसरे को थोड़ा मोटिवेट करके, कुछ मदद करके या मदद लेके, हम एक दूसरे को आध्यात्मिक जीवन की तरफ आगे ले जाने के लिए मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों चीज़ करते हुए अगर हम आगे जाते हैं, तो आध्यात्मिक जीवन में हम निश्चित सफल होंगे। और जिस प्रकार से तीसरी प्रतिज्ञा का हम पठन करते हैं या अभ्यास करते हैं कि मैं स्त्री रत्न बौद्ध महासंघ में मेरा आध्यात्मिक विकास होगा, इस बात पर मुझे विश्वास है, तब ये पूर्ण हो सकता है। तो अंतिम पड़ाव जो है वो संघकुल से होते हुए जीएफआर प्रक्रिया के साथ में आगे बढ़ते हुए ब्रह्मचारी की दीक्षा तक जाता है, और वहाँ से एक नया प्रवास शुरू होता है, जिसे हम कह सकते हैं श्रोतापन्न का विकास या श्रोतापन्न का मार्ग। वहाँ से खुलने के लिए हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए हमारा जो फाउंडेशन जो है, या थोड़ा और प्रोग्रेसिव फाउंडेशन हम कह सकते हैं, थोड़ा और प्रोग्रेसिव बनना है, और थोड़ा हमें इनसाइट, आंतरिक जो हमारा आचरण है, आंतरिक जो हमारा विकास कैसे हो सकता है, वो संघ कुल के माध्यम से हम ज़रूर कर सकते हैं। तो इसमें अगर कुछ प्रश्न है या कुछ आप लोगों को ऐड करना है या कुछ संभ्रम है, तो उसके बारे में आप बातचीत करके हम अंतिम इस मीटिंग के आखिरी के पड़ाव में आ सकते हैं। कुछ है आपके तरफ से जो आपको पूछना है? एक सवाल था। हाँ, पूछिए। है थोड़ा सा अलग इससे, कि हम शायद आपसे मेरी जून में बात हुई थी एक बार, उसका बात नहीं हो पाई ये शिविर को लेके। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता कि क्या वजह थी, क्या नहीं, मैं भी बात नहीं कर पाया। तो क्या अभी हम रख सकते हैं क्या आगे फ्यूचर में? कौन सा? अभी आप शिविर लेने के लिए कह रहे थे ना, जनवरी में एक दिन के लिए वनडे शिविर। हाँ, वो तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हमने प्रयास अभी सेक्टर 3 में किया था, लेकिन अभी फिर से हम वो प्रयास जैसे कि आपका दूसरा जो सैटरडे जो रहेगा, सेकंड सैटरडे, तो सेकंड संडे का हम प्लान कर सकते हैं मोरना में। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में बलजीत जी, क्योंकि फोर्थ संडे तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है ना, सेक्टर 3 में। ठीक है। हाँ, तो मोरना के लिए अगर हम एक महीने में एक डिसाइड करते, तो सेकंड संडे अच्छा रहेगा। तो
इस महीने में इसमें नहीं। चर्चा करते हैं थोड़ा सा हाँ कि हम कब एक दिन का वनडे रखें जिससे सैटरडे नाइट से रुक के करें हम। हाँ, फिर तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सैटरडे क्या को आप इकट्ठा क्या हो जाते हैं। क्या ये यूनिवर्सिटी में हो सकता है? यूनिवर्सिटी में हो सकता है संडे का, हाँ मॉर्निंग हो सकता है। चलिए देखते हैं अगर कोई टाइम एक और ताकि हमारे बहुत के अंदर हाँ हाँ, हमारा ऐसा एक होटल जब से खाली हुआ है तो वहाँ स्टे पे कुछ हुआ स्टे कर सकते हैं वहाँ पे, नाइट स्टे कर ज्यादा सकते, नाइट स्टे कर सकते हैं वहाँ पे बिहार में अभी। हाँ, अभी बारिश कम हो जाने के बाद ठंडी का मौसम रहेगा, मुझे लगता है कि उसमें हमने शिविर की शुरुआत कर सकते हैं 1 डे वाला। और सिद्धार्थ ने अच्छा बताया कि अगर आप लोगों का चैप्टर सैटरडे रहता है तो चैप्टर को आप वहाँ पे रात को स्टे करके संडे का हम कंटिन्यू शिविर रख सकते हैं। हाँ मतलब यूनिवर्सिटी में हम चैप्टर रख के उसके बाद से वहीं से अगर एक कर लें महीने में एक उधर की तरफ भी हो जाए, हाँ हाँ हाँ, ऐसे एक इधर की तरफ का भी देख लें। बिल्कुल। और एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं चाहता हूँ, मैं जो परवेश मोदी नगर में जो स्पेशल क्लास लेने के लिए जाता है, मेरी मित्रोदय से कल बात हुई है, तो मुझे लगता है कि सभी मित्र वहाँ पे एक बार आना ज़रूरी है मेरे साथ में। मैं एक सब्जेक्ट पे आप लोगों का अभ्यास लूँगा, तो सैटरडे को आपका जो 4th सैटरडे जो आपका आता है चैप्टर का, हाँ जी हाँ जी। वही चैप्टर हम वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। तो वहाँ पे आपका चैप्टर हो जाएगा दोपहर के बाद, और शाम पे वहाँ पे क्लास होता है, और रात को रुक के फिर संडे 5 बजे तक क्लास चलता है। तो आपका चैप्टर भी हो जाएगा, और बाकी मित्रों से भी आपका इंटरेक्शन हो जाएगा जो मित्र वहाँ पे आते हैं। और मैं एक सब्जेक्ट पे भी आप लोगों का स्टडी ले लूँगा, और ठीक है। फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट कोई भी मित्र वहाँ पे इंडिविजुअल जाके अपने क्लास को पूरा कर सकता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे रहने के लिए भी अच्छी सुविधा है। और हमारे मित्र जो है बलजीत जी है या संजीव जी है, वो ज़्यादा मूव नहीं हो रहे, तो कम से कम एक नाइट भी मूव हो जाते हैं घर से, तो एक अच्छा मतलब ये रहेगा, चेंज भी रहेगा और स्टडी भी थोड़ा डीप हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, अभी इस महीने में प्रयास करें कि आप आपका चैप्टर को पूरी तरह से जस्टिफाई करें। सेकंड जो सैटरडे आ रहा है उसमें आप मिलिए, 4th सैटरडे जो मैंने इस महीने का उसमें मिलिए, और बीच में जो 3rd सैटरडे होगा उसमें मैं आपको मिलूँगा। और उसमें जो भी आपके डिसीजन रहते हैं और आपको लग रहा है कि कोई शिविर का वगैरह आप प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा आप मुझे भी इन्वॉल्व कर लीजिएगा जब आप डिसीजन करते हैं, ताकि विषय है या कुछ टाइम पीरियड वगैरह थोड़ा कंसर्न हो जाता है तो फिर वो एक होने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। और कुछ परवेश तुम्हारे तरफ से कुछ बातें समझ में आई? हाँ सर मैं यही कह रहा था, ये जितने भी ग्रेटर नोएडा के अंदर हमारे धर्म मित्र हैं आसपास, जैसे कि थापखेड़ा है, मोरनावाड़ा तो है साथ में, थापखेड़ा के हो गए, या और भी जिन्हें हम लोग नहीं जानते हैं, तो वो भी हमारे से अगर इस उसमें क्लास में रहे तो अच्छा रहेगा उसमें। नहीं, अच्छा रहेगा वो तो हम चाहते हैं, लेकिन सभी लोग आएंगे और सभी लोग आना क्योंकि सर चाहेंगे। हम तीन लोग हैं, हम अभी सिद्धार्थ जी, मैं, बलजीत जी और संजीव जी। हाँ अभी हम जो जुड़े हैं 5 लोग हैं। हाँ तो जैसे जिस प्रकार से ग्रेटर नोएडा में हमारे धर्म मित्र और भी हैं, तो कुछ संख्या बढ़ जाएगी तो वहाँ अच्छा रहेगा और भी। हाँ हाँ, तो संख्या बढ़ जाएगी तो बढ़ने दीजिए ना, उनको आप इनवाइट करिए, परवेश जी आप इनवाइट पहले करिए स्टार्ट उनको। तो करें, संख्या तो तभी बढ़ेगी जब स्टार्ट होगा। नहीं सर, बिल्कुल स्टार्ट करिए, और बहुत टाइम हो चुका है इसके लिए, तो मैं तो काफी टाइम से बोल रहा था कि होना चाहिए। हाँ हाँ, इधर की जिम्मेदारी अच्छा। सचिन लेगा, और जो भी थापखेड़ा के जो हमारे मित्र हैं, ताराचंद जी है या प्रमोद है, उदयवीर जी है, उनको सचिन बताएगा कि भाई इस प्रकार से डिसाइड हुआ है। अभी आना नहीं आना उनकी जिम्मेदारी है, हम तो मोटिवेट करते रहेंगे। हाँ, ठीक है लेकिन ठीक अगर है सर। आप लोग मोटिवेट है तो आप आगे बढ़िए, आपको रुकना नहीं है। ठीक है ना? ओके।
और कुछ संजीव जी ओके, कोई दिक्कत, कुछ क्वेश्चन? चंद्रशेखर जी आप कब तक वहाँ पे हो? सर 1 हफ्ता में आ जाऊंगा मैं। हाँ, और थोड़ा चंद्रशेखर जैसा जोश दिखाओ अभी, आज़ाद चंद्रशेखर बनो। हाँ, आज़ादी नहीं चाहिए, गुलामी में रहना है। नहीं नहीं सर, आज़ादी चाहिए। हाँ, तो फिर आज़ादी ऐसे मांगने से नहीं मिलेगी, लेनी पड़ेगी। हाँ, हाँ लड़ना पड़ेगा। हाँ, और भी पास में रहते हो, जब भी नोएडा में आते हो, हाँ, जब इधर आते हो तो ऑनलाइन जुड़ जाने का, और जो वहाँ पे रहते हो तो वहाँ पे अभी ऑफलाइन का जो चल रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट होने का, ठीक है? पीछे नहीं आने का, अभी पीछे आना है तो बता दो, तो धम्म मित्र आपके नामने से निकाल देते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। हाँ, अभी है तो बने रहो, हाँ, ठीक। क्योंकि आगे नहीं जाएंगे तो उसके पीछे आगे का धम्म मित्र निकल जाएगा। नहीं नहीं, आगे जाना है सर। हाँ, तो आगे जाओ, और आगे जाने के लिए जो बताया गया है इसमें पार्टिसिपेट होने का प्रयास करो, ठीक है? ठीक ठीक है, ठीक। और विनोद जी को भी थोड़ा रिमाइंड करो, ठीक है? बलजीत जी एक बार कि ऐसा ऐसा हुआ है बोलना, उनको इंटीमेट करो कि भाई कम से कम आप यहाँ पे भी आ सकते हैं, ठीक है? वो छूटने नहीं चाहिए, ठीक है? भले उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उनको फिर भी उनकी संधि उनको मिलनी चाहिए। या फिर एक आधी चैप्टर आप अगर वो नहीं आते तो उनके घर पे भी ले सकते हैं, उनका परमिशन लेके। अगर वो चाहते कि मेरा मेरा नहीं आना हो पा रहा है तो फिर एक चैप्टर वहाँ पे भी रख सकते हैं। टीचर, हाँ बोलिए संजय। विनोद जी से जब बात हुई है तो वो ये कहते हैं सर कि आपके लिए कहते हैं कि सर तो कभी बात करते ही नहीं, तो एक आध बार बात कर लेना सर उनसे। किससे? विनोद जी से? हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने किया था वहाँ से, पर जब आपने बलजीत जी ने बताया था ना कि तबीयत ठीक नहीं है, मैं जब बाहर था उधर, लेकिन तब बात नहीं हो पाई। हाँ, वो कहते हैं कि कई बार मैंने फोन भी मिलाया, सर ने रिप्लाई नहीं किया। हाँ हाँ, तो शिकायत ठीक है, मैं बात कर लूँ। और इसको लेके कुछ और डाउट क्लियर हो गया सभी? चलिए फिर मुझे लगता है कि हम मीटिंग को फिर क्लोज कर सकते हैं। तो आभार विधि कौन करेगा? चलो परमेश, आभार विधि करोगे? जी सर। आभार विधि करोगे? तो सिद्धार्थ जी कर देंगे। हाँ चलो बोलो, उनको प्रमोट करो। सिद्धार्थ जी, मेरी ओर से आप आवाज कर दीजिए। ठीक है। बहुत दिनों हो गए, मैंने आपको सुना भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बोलेंगे। चलिए, सभी को महत्वपूर्ण जय भीम नमो बुद्धाय। जय। सभी का बहुत बहुत साधुवाद आभार विधि के लिए, मुझे चुनने के लिए। जैसा कि आज का संकुल के लिए हमें प्रेरित किया गया था कि हमारा संकुल बनना चाहिए, जिस पर हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि भाई कैसे बने, क्या करें। मुझे काफी खुशी हो रही है कि आज फाइनली हम उस मौके पे पहुंच चुके हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मंजू कुमार जी का, जिन्होंने काफी इनिशिएट लिया, हम सबको जोड़ने का प्रयास किया, और वो सफल भी रहा। काफी सारी बातें हुई, इस वजह से कुछ बातें थी जो मुझे काफी अच्छी लगी, जो मैं थोड़ा सा दोहराना चाहूंगा इसमें। जैसे कि मंजू कुमार जी ने एक बात कहा था कि अगर हम लॉयल नहीं होंगे या अपनी चीजों को पोस्टपोन करेंगे तो हम अपनी चीजों से उतना दूर जाते रहेंगे, उनके पास नहीं रहेंगे। ठीक है, सुनने में बहुत आसान लगता है, बहुत आसान सी बात है, हर कोई जानता है, लेकिन जब हम इसके ऊपर आते हैं, चिंतन करते हैं, तो शायद ये बहुत गहरी बात है जो हमें मंजू कुमार जी ने बताई है। तो उसके बाद इन्होंने बताया था कि भाई हमारे पास बहुत ही सुख 5% है, बाकी 95% आध्यात्मिक सुख है, लेकिन हम 95 को छोड़ के 5% के पीछे ज्यादा भागते हैं, और उसके चक्कर में हम 95% भी नहीं ले पाते। फिर इन्होंने बताया था कि अभ्यास तो हमारा चल ही रहा है, जैसा भी टूटा फूटा जो भी है जिसका भी, लेकिन जब तक हम एडवांस लेवल पे नहीं जाएंगे तो हम अपने आप को कभी भी विकसित नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ वहाँ तो है ही है, उससे अगर हमें ऊपर जाना है तो अपने आप को एडवांस में विकसित करना पड़ेगा।
उसका बहुत बहुत साधुवाद कि हमारा एक नया संकुल है और उसका नाम हो गया बोधिचित्त संकुल। इसके लिए सभी को साधुवाद। और इसी के साथ मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे क्लास से जुड़े, और सबका बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो ठीक है, हम सभ्य सत्ता सुखी होन्तु मंत्र का पठन करके हम अपनी ऑनलाइन सभा को हम पूर्ण कर सकते हैं। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य सत्ता सुखी होन्तु। साधु साधु साधु। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।